नमस्कार साथियों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिला दर्शन की श्रृंखला में आज अगली श्रृंखला के रूप में अपन जिस जिले का अध्ययन करेंगे उस जिले का नाम है ब्यावर। ब्यावर जिला जो कि राजस्थान के मध्यवर्ती भूभाग में स्थित है। इस ब्यावर जिले का जो गठन है वो कब किया गया है और किन जिलों से ये पृथक किया गया है, तो आज अपन राजस्थान के मध्यवर्ती भूभाग में स्थित नवगठित जिले ब्यावर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्यावर जो जिला है, ये ब्यावर जिला, इसकी घोषणा कब की गई, इसकी अधिसूचना कब जारी हुई और इसे स्थापित कब किया गया, इसका उद्घाटन कब किया गया। तो इसकी जो घोषणा की गई थी 17 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा, और जिसकी इस जिले के रूप में गठित करने की कि ये किस जिले से कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल होगा, उसकी अधिसूचना जारी हुई है 4 अगस्त 2023 को, तथा इसका उद्घाटन कर दिया गया है और एक जिले के रूप में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया है वो 7 अगस्त 2023 को किया है। और ब्यावर जो जिला है, इस ब्यावर जिले का विभाजन किन किन जिलों से किया गया है, तो ब्यावर जिले का विभाजन 3 जिलों से किया गया है। कितने जिलों से? 3। सर्वाधिक क्षेत्र है वो अजमेर जिले का है, इसमें शामिल अजमेर, पाली और तीसरा क्षेत्र है भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा का एक क्षेत्र लिया गया है वो है बदनौर क्षेत्र। पाली क्षेत्र के 2 क्षेत्र लिए गए, एक है जैतारण और दूसरा है रायपुर और जैतारण 2 क्षेत्र लिए गए हैं पाली के, और सर्वाधिक क्षेत्र है अजमेर का, जिसमें ब्यावर, मसौदा, टोडगढ़, विजयनगर, मसौदा, विजयनगर, ब्यावर और टोडगढ़, ये 4 क्षेत्र किससे लिए गए हैं? अजमेर से। इस प्रकार से ब्यावर जिला है ये किन जिलों से मिलकर बना है, तो इससे पाली का क्षेत्र जिसमें जैतारण लिया गया, इसमें जैतारण और रायपुर इसमें शामिल किया गया, पाली का ये भूभाग इतना पाली का शामिल किया गया है। और अजमेर का क्षेत्र पूछे तो टोडगढ़, ब्यावर स्वयं, मसौदा और विजयनगर ये अजमेर के, और भीलवाड़ा का एक क्षेत्र शामिल किया गया है, इसमें बदनौर क्षेत्र इसमें शामिल किया गया। लेकिन इसके मध्यवर्ती भूभाग में जो इस रूप में यहां पर अपन को दिखाई दे रहा है वो क्षेत्र है राजसमंद का। ये राजसमंद की भीम तहसील का जो क्षेत्र है, सारोटा का क्षेत्र है, ये क्षेत्र आज भी राजसमंद का है, राजसमंद जिले का अंतर्गत है। अब राजसमंद का ये भूभाग ब्यावर जिले के मध्य में स्थित है, इसके चारों ओर ब्यावर जिला फैला हुआ है। ये किसका क्षेत्र है? भीम तहसील। और भीम तहसील कहां पर किसके अंतर्गत आती है? राजसमंद जिले के अंतर्गत। ये जो पीले वाला भाग पूरा दिखाई दे रहा है ये राजसमंद जिले का है, जो कि ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है, उसके मध्य में स्थित है। और यहां पर ये ब्यावर जो जिला है ये राजसमंद को 2 भागों में बांट देता है। एक कौन सा क्षेत्र हो गया जो ब्यावर के अंदर हो गया? भीम तहसील का सारोठा गांव, और बाकी राजसमंद अलग हो गया। राजसमंद के कुछ 2 गांव है वो भीलवाड़ा जिले में भी है। तो इस प्रकार से राजसमंद जिले का जो भूभाग है इसको 2 भागों में बांटने का कार्य कौन सा करता है? तो ब्यावर करता है। और ब्यावर की बात करें तो ब्यावर अपनी सीमा कितने जिलों के साथ बनाता है? तो ये जोधपुर के साथ, जोधपुर ग्रामीण, नागौर के साथ, अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, ये अपनी सीमा 7 जिलों के साथ बनाता है। जो ब्यावर है, ब्यावर अपने जो सीमा कितने जिलों के साथ बनाता है? 7 जिलों के साथ। अब ब्यावर के अंतर्गत कुल कितने उपखंड आते हैं? तो उपखंड की बात करें तो उपखंड तो आ जाते हैं जिसमें ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसौदा, बदनौर भीलवाड़ा का क्षेत्र है, मसौदा अजमेर का क्षेत्र है, और जैतारण रायपुर पाली का। तो इसके 2 उपखंड है वो पाली के हैं, एक उपखंड है भीलवाड़ा का, और इसमें 3 उपखंड वो है अजमेर के। और अपन तहसीलों की बात करें तो ब्यावर के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती है? तो 7 तहसील। कौन कौन सी? ब्यावर, टाटगढ़,
जैतारण, रायपुर, मसौदा, विजयनगर, बदनौर। जिसमें अपन तहसीलों की बात करें तो तहसीलों की बात करें तो 2 ये अजमेर की, 2 पाली की, पुनः ये 2 अजमेर की और 1 भीलवाड़ा की। जिसमें 4 तहसीलें अजमेर की है, 2 पाली की है और 1 भीलवाड़ा की है। अब अपन ब्यावर की सामान्य रूप से जानकारी की बात करें कि ब्यावर जो नगर है इसके ऐतिहासिक की बात करें, इतिहास की बात करें ब्यावर की, तो ब्यावर का इतिहास किस प्रकार से रहा है। तो ब्यावर के इतिहास की अपन बात करें, इसकी स्थापना किसने की। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की थी 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। और इस समय यहां पर स्थित संपानगर गांव के पास में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कर दी थी कर्नल जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन ने। और उन्होंने यहां पर एक नगर बसाया था जिसका नाम है ब्यावर। और ब्यावर एक नए तरीके से बसाया गया था जिसके कारण इसका उपनाम आज भी स्थानीय आसपास के लोग इसे नया शहर के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की 1837 में जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन ने यहां पर स्थापना की। और स्थापना के साथ ही उन्होंने यहां पर एक सुल सेड जो सर्स बनाया था, मेमोरियल सर्स बनाया था, जो कि राजस्थान का प्रथम सर्स है, वो यहीं पर स्थापित किया था। और इसी के साथ इस पूरे नगर की बसावट करने के लिए कुल इस नगर को 4 प्रकोटों से घेरा गया था। अजमेरी गेट, अपना अजमेरी गेट है, मेवाड़ी गेट है, सांग गेट है और सूरजपोल। इन 4 गेटों से सजाया गया, इसलिए इसका उपनाम है परकोटों वाला शहर। क्योंकि सर्वाधिक परकोटों से घिरा हुआ शहर कौन सा है, ब्यावर, तो इसलिए इसे परकोटों वाला शहर भी कहा जाता है। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर का उपनाम क्या है, तो उपनाम इसका क्या है, नया शहर। और दूसरा इसका उपनाम क्या है, तो वो है परकोटों वाला शहर। क्योंकि इसमें जो परकोटे बने गए हैं वो कितने हैं, कितने दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं इसके। 4 दरवाजे कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है अजमेरी पोल। दूसरा जो है उसका नाम है मेवाड़ी पोल। तीसरा जो है उसका नाम है सांग पोल। और 4 नंबर जो दरवाजा है उसका नाम है सूरजपोल। अब इस 4 पोल से और पूरा का पूरा एक समान सड़कों के रूप में इस रूप में बसाया गया है। ये सड़कें बिल्कुल सीधी है और यहां पर भी बिल्कुल एक दूसरे की सड़कें सीधी है और इसके किनारे यहां पर इस प्रकार से ये व्यवस्थित नगर को बसाया गया था। और इसके अंदर इस रूप में ये सड़कें एक दूसरे के इस रूप में आपस में काटती है और बीच में इस रूप से ये घर बने हुए थे। बिल्कुल व्यवस्थित शहर था और ये अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर है ब्यावर। क्योंकि इसकी स्थापना किसने की, जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन ने, कर्नल जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन ने की थी। उपनाम नया शहर, परकोटों वाला शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक परकोटों से घिरा हुआ है। इसके कितने दरवाजे हैं, तो 4 दरवाजे, अजमेरी पोल, मेवाड़ी पोल, सांग पोल और सूरज पोल। अगली बात करें तो ब्यावर के अंदर ब्यावर कितने जिलों से घिरा हुआ है, सीमा, तो ब्यावर की सीमा कितने जिलों से लगती है, तो सीमा की बात करें तो 7 जिलों से। कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, 7 जिलों से। कौन कौन से 7 जिले, तो जिसमें अपन बात करें जोधपुर ग्रामीण के साथ इसकी सीमा लगती है, जोधपुर ग्रामीण, पाली, नागौर, अजमेर, केकड़ी, राजसमंद, भीलवाड़ा। ब्यावर की कितने जिलों के साथ सीमा लगती है, तो ब्यावर की जो सीमा लगती है वो 7 जिलों के साथ लगती है। ब्यावर की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, 7 जिलों के साथ लगती है। और ये ब्यावर
अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित, यह अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जिला है। स्थित जिला, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जिला। और ये कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो NH 58 पर स्थित, NH 58 पर स्थित ये कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो 58 पर स्थित है। और अपन ब्यावर की बात करें तो ब्यावर 37वां जिला है। ब्यावर 37वां जिला। ब्यावर कौन सा जिला है? 37वां। इसका परिवहन रजिस्ट्रेशन संख्या कितना है? तो परिवहन रजिस्ट्रेशन संख्या भी इसकी 37 है, RJ 37। तो ब्यावर की जो परिवहन रजिस्ट्रेशन संख्या है वो भी कितनी है? 37। और जिलों की संख्या की दृष्टि से, क्रमांक की दृष्टि से बात करें भी तो कौन सा जिला है? 37वां जिला है। ब्यावर अंग्रेजों की छावनी के रूप में स्थापित था। ब्यावर अंग्रेजों की छावनी के रूप में स्थापित था। यहां पर अंग्रेजों की छावनी स्थापित की गई थी, नसीराबाद के पास वहां पर स्थापित था। ब्यावर अंग्रेजों की छावनी के रूप में स्थापित था। और ब्यावर अंग्रेजों द्वारा एक स्थापित छावनी भी थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर कुल कितनी सैनिक छावनी थी, उसमें यह छावनी के रूप में स्थापित किया गया था ब्यावर। ब्यावर के प्रमुख स्थलों की बात करें तो ब्यावर में प्रसिद्ध किसके लिए है ब्यावर? तो ब्यावर की अपन बात करें प्रसिद्ध, तो इसकी क्या वस्तु प्रसिद्ध है? तो ब्यावर की दो वस्तु प्रसिद्ध है। एक तो यहां की तिलपट्टी, और ये तिलपट्टी है जो ये ब्यावर की ये विश्व प्रसिद्ध है। तिलपट्टी विश्व प्रसिद्ध है। ब्यावर की जो तिलपट्टी है वो विश्व प्रसिद्ध है। और दूसरी जो इसमें यहां की प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो है बादशाह का मेला। बादशाह का मेला, ये बादशाह का जो मेला है, ये बादशाह का मेला ब्यावर का प्रसिद्ध है। और ये कब लगता है? तो होली के अगले दिन। होली के अगले दिन किसका मेला आयोजित होता है यहां पर? तो वो होता है बादशाह का मेला। और इसमें बादशाह कौन होता है? तो इसमें बादशाह टोडरमल होता है। बादशाह टोडरमल। तो जो बादशाह का मेला पढ़ा जाता है वो किस जिले का प्रसिद्ध है? ब्यावर का। ये कब आयोजित होता है? तो होली के अगले दिन आयोजित होता है। इसमें बादशाह कौन होता है? टोडरमल होता है। अगली बात करें अपन ब्यावर जिले की, तो जो आधुनिक युग में, और ये ब्यावर जो है, ये ब्यावर अजमेर की वित्तीय राजधानी थी। ब्यावर अजमेर की वित्तीय राजधानी थी। वित्तीय राजधानी थी। वित्तीय राजधानी कौन सी थी? ब्यावर। कारण क्या? राजधानी, वित्तीय राजधानी होने का कारण क्या था? तो कारण क्या था यहां पर? तो वो कारण था यहां पर कपास उत्पादन। कपास उत्पादन। और इसी कपास उत्पादन के कारण राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल भी कहां स्थापित की गई थी? ब्यावर में की गई थी। कपास उत्पादन, और इस हेतु राजस्थान की प्रथम जो सूती वस्त्र मिल है, सूती वस्त्र मिल, वो भी कहां पर स्थापित की गई? तो वो सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1879 ईस्वी को ब्यावर में की गई थी। और किसने की? सेठ दामोदर दास ने। दामोदर दास ने। ब्यावर को अजमेर की वित्तीय राजधानी कहा जाता था। वित्तीय राजधानी कहा जाता था। उसका कारण क्या था? तो उसका कारण पूछे तो कपास उत्पादन था, क्योंकि कपास उत्पादन से ही सर्वाधिक उद्योग संचालित होते थे, जिससे वित्त की अधिक मांग बढ़ती थी, अधिक वित्त की प्राप्ति होती थी। और कपास उत्पादन जहां अधिक होगा वहां सूती वस्त्र मिल स्थापित होगी। इसलिए राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल जो स्थापित की गई थी वो ब्यावर में की गई थी। और किसके द्वारा? सेठ दामोदर दास द्वारा। और इस मिल का नाम क्या था? तो इस मिल का नाम था द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स। और इसी के बाद में राजस्थान की दूसरी मिल,
राजस्थान की दूसरी मिल जिसका नाम है एडवर्ड कॉटन मिल्स। एडवर्ड कॉटन मिल्स भी कहां पर स्थापित की गई, तो वो भी ब्यावर में की गई थी। और कब की गई, 1906 में। तीसरी बात करें, तीसरी यहां पर और स्थापित की गई थी जिसका नाम था महालक्ष्मी कॉटन मिल। महालक्ष्मी कॉटन मिल्स, और महालक्ष्मी कॉटन मिल्स स्थापित की गई थी 1923 में यहां पर, और वो भी ब्यावर में। तो इसे कपास उत्पादन के कारण वित्तीय राजधानी कहा जाता था, और जिसके कारण यहां राजस्थान की प्रथम कॉटन मिल स्थापित की गई थी सेठ दामोदर दास द्वारा। कब, 1879 ईस्वी को। और उस मिल का नाम क्या था, द कृष्णा मिल्स, द कृष्णा मिल्स। अब अपन यहां पर बात करें प्रमुख स्थल कौन कौन से है, तो यहां पर अपन देख ही रहे हैं बादशाह का मेला। बादशाह का मेला, तो बादशाह का मेले के लिए तो ये प्रसिद्ध है, ब्यावर जाना जाता है। यहाँ पर बादशाह का मेला होली के अगले दिन आयोजित होता है, जिसमें बादशाह टोडरमल बनता है। और यहाँ पर साथ में मयूर डांस भी किया जाता है। उस बादशाह के मेले के आगे मोर के समान की आकृति बनाकर उसमें व्यक्ति डांस भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो इसके कितने दरवाजे थे, 4 दरवाजे थे। यहाँ पर जो दरवाजा दिखाई दे रहा है उसका नाम है अजमेरी गेट, अजमेरी गेट या पोल। इस दिशा में जो गेट है इसका नाम है सूरज पोल, सूरज पोल। और इस दिशा में जो गेट बनाया गया उसका नाम है सांग पोल, सांग पोल। और मेवाड़ की ओर जाने के लिए यहां पर पोल बनाया गया उसका नाम है मेवाड़ी पोल, मेवाड़ी पोल। और इस प्रकार जो ब्यावर शहर है उसमें कितने पोल है, कुल 4 पोल, जिसने जॉर्ज अल्फ्रेड डिक्सन ने इसको निर्मित करते समय बनाया था। सर्वाधिक परकोटे होने के कारण इसे परकोटा वाला शहर कहा जाता है। और इसकी पूरी सड़कें एक सौपड़ के रूप में सीध में बनाई गई, और एक दूसरी आपस में एक दूसरे को सौपड़ के रूप में काटती है। और इसके साथ में बात करें जो ब्यावर है, ब्यावर के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल, तो प्रमुख स्थल ब्यावर में कौन कौन से हैं, तो ब्यावर के प्रमुख स्थलों की बात करें तो प्रमुख स्थल एक तो यहां पर है, उसका नाम है सेंदड़ा घाट। सेंदड़ा जो ब्रिज है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज है, एक सेंदड़ा ब्रिज है। दूसरा यहां पर आशापुरी माता का मंदिर है, आशापुरा माता मंदिर है। इसी के साथ में और अपन बात करें यहां पर, तो और यहां पर क्या क्या है, तो यहां पर बिरांटिया रामदेव मंदिर है, बिरांटिया रामदेव मंदिर, रामदेव मंदिर। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है यह है संकट मोचन हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर यहां का प्रसिद्ध है। तो यहां पर प्रमुख स्थल में सेंदड़ा ब्रिज, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज पूछे तो कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज, सबसे ऊंचा ब्रिज सेंदड़ा ब्रिज। और सेंदड़ा वही स्थल है जहां पर तेजा जी को सर्पदंश हुआ था। अब तेजा जी का सर्पदंश का सेंदड़ा का जो प्रमुख मंदिर है तेजा जी मंदिर, वो भी ब्यावर में है। तो सेंदड़ा ब्रिज राजस्थान का सबसे ऊंचा ब्रिज, सेंदड़ा जो स्थल है तेजा जी का मंदिर है सर्पदंश वाला, वो भी यहां पर है। यहां पर आशापुरा माता का मंदिर है, बिरांटिया रामदेव मंदिर है यहां पर। और इसके साथ में जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो है संकट मोचन हनुमान मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर। इसके साथ में यहां पर ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये है डूंगर माताजी धाम, डूंगर माताजी धाम। ये डूंगर माताजी धाम है, यहां का ये प्रमुख मंदिर है। डूंगर धाम, डूंगर माता धाम, आशापुरी माता धाम, सेंदड़ा मंदिर, तेजाजी, बिरांटिया रामदेव मंदिर, ये ब्यावर के प्रमुख स्थलों के अंतर्गत आते हैं। ब्यावर के अंतर्गत यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा बिरांटिया रामदेव मंदिर, बिरांटिया रामदेव मंदिर। बिरांटिया रामदेव मंदिर कहां पर स्थित है, तो वो ब्यावर जिले में रामदेव मंदिर, बिरांटिया रामदेव मंदिर ब्यावर में। अगली अपन बात करें ब्यावर के संदर्भ में, तो राजस्थान का प्रथम चर्च, राजस्थान का प्रथम चर्च वो कहां पर है, तो वो ब्यावर के अंदर है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है
सूड मेमोरियल सर्स, सूड मेमोरियल सर्स, ये कहां पर है? ब्यावर में, क्योंकि इसको जब ब्यावर की स्थापना की गई थी तो उस समय डिक्सन साहब ने यहां पर स्थापित किया था। यह राजस्थान का प्रथम सर्स है जो कि ब्यावर में स्थित है। इसके अलावा ब्यावर के अंदर प्रमुख स्थल बात करें तो ब्यावर के अंदर प्रमुख स्थल एक और है जिसका नाम है सुभाष उद्यान, जिसका नाम है सुभाष उद्यान। इसी सुभाष उद्यान को यहां पर स्थानीय भाषा में वाल्मीकि उद्यान भी कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि उद्यान, ब्यावर शहर के तहत। ये ब्यावर शहर के बारे में बात थी। ब्यावर के बारे में जो राजस्थान के मध्य में है, 7 जिलों से घिरा हुआ है, ये राजस्थान का 37वां जिला है। परिवहन क्रमांक की दृष्टि से भी इसका 37वां स्थान है, आरजे 37 लगता है ब्यावर में। ब्यावर को वित्तीय राजधानी कहा जाता था। कारण क्या था कि यहाँ पर कपास का उत्पादन अधिक होता था, जिसके कारण यहाँ पर सूती वस्त्र मिलें अधिक विकसित हुई, जिसके कारण आमदनी बढ़ी, जिसमें राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1889 ईस्वी को सेठ दामोदर दास ने निजी क्षेत्र की थी, जिसका नाम था द कृष्णा मिल, स्थापित हुई थी। यहाँ पर एडवर्ड सागर जो कॉटन मिल्स है 1906 में स्थापित हुई। यहाँ पर महालक्ष्मी कॉटन मिल्स स्थापित हुई। यहाँ पर विजयनगर जो कॉटन मिल्स है वो स्थापित हुई। तो यहाँ पर कॉटन मिल्स की दृष्टि से भी सर्वाधिक, और साथ में ये पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अपन देखें जलवायु की दृष्टि से, तो जलवायु की दृष्टि से ब्यावर किसके अंतर्गत आता है? जलवायु की दृष्टि से ब्यावर, तो जलवायु की दृष्टि से ब्यावर की जलवायु की बात करें तो जलवायु कैसी है? तो ब्यावर की जलवायु जो रहेगी वो रहेगी उपाद्र, उपाद्र जलवायु के अंतर्गत आएगा। मिट्टी कैसी है ब्यावर की? तो ब्यावर क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। और इसके साथ में यहाँ का प्रमुख मंदिर की बात करें तो यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है नीलकंठ महादेव। पर्वत अरावली पर्वतीय की वादियों में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। वो भी कहाँ पर है? ब्यावर में स्थित है। ये देख लो, ये कौन सा मंदिर है? नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो दिखाई अपन को छोटे रूप में है, लेकिन ये अरावली की वादियों के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अब अपन अगले जिले के रूप में अपन देखेंगे तो डीग जिला। अब डीग जिले का भी अध्ययन करेंगे। अब डीग जिला कहां पर स्थापित है, किससे अलग हुआ है, इसकी भी सामान्य जानकारी की अपन बात करें तो डीग जिला, तो डीग कहां पर है? डीग जो अलग हुआ है वो पूर्ण रूप से भरतपुर से अलग हुआ है और कोई भी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। डीग की जो सीमा लग रही है वो अलवर और भरतपुर, और इस दिशा में इसकी सीमा लग रही है वो लग रही है यूपी, वो सीमा लग रही है यूपी के मथुरा की, मथुरा जिले की। और जो डीग जिला है वो जिला क्रमांक की दृष्टि से कौन सा है? 37वां जिला है। जो डीग है, डीग किससे पृथक हुआ है? ये कौन कौन से जिलों से सीमा बनाता है? तो इसकी अपन बात करें डीग जिले की, तो डीग की अपन बात करें तो डीग, अब ये डीग किन किन से पृथक हुआ है? तो डीग केवल एक जिले से पृथक हुआ है, वो भरतपुर। और इसमें ये डीग, इस डीग की यहां पर सीमा लग रही है वो लग रही है यूपी के साथ। यहां पर जो सीमा लग रही है वो लग रही है भरतपुर के साथ, भरतपुर। और यहां पर जो सीमा लग रही है इसकी अलवर के साथ। इसकी जो सीमा लग रही है वो अलवर और भरतपुर, 2 जिलों के साथ, और एक ये सीमा बना रहा है वो यूपी के साथ। और यूपी के कौन से जिले के साथ सीमा बना रहा है? तो वो है मथुरा। इसकी जो अपन को आकृति दिखाई दे रही है, पहले अपन पढ़ते थे भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान, अब वो गिलहरी के समान जो आकृति दिखाई दे रही है वो किसकी दिखाई दे रही है? तो वो डीग की दिखाई दे रही है। डीग की स्थापना, ये घोषणा तो 17 मार्च 2023 को की गई, जिसकी अधिसूचना जारी हुई थी कब? 4 अगस्त 2023 को, और स्थापना कर दी गई, इसका उद्घाटन कर दिया गया 7 अगस्त 2023 को। और जिला क्रमांक की दृष्टि से यह राजस्थान का 37वां जिला है। जिला क्रमांक की दृष्टि से देखें तो ए अनूपगढ़ 34वां, बी बालोतरा 35वां, बी ब्यावर 37वां, डी से डीग 37वां। अब जिला क्रमांक की दृष्टि से जो डीग है, ये डीग कौन सा जिला है? वो 37वां जिला है। अब इसमें कौन कौन से उपखंड शामिल है? तो इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो इसमें उपखंड कौन कौन से हैं? तो इसमें उपखंड कितने हैं? तो इसमें 6 उपखंड है।
तहसीलें कितनी हैं, तो इसके अंतर्गत जो तहसील है वो कौन सी है, डीग, जनुथर, कुमेर, राहर, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी। इस प्रकार से इसमें कुल तहसीलें हैं वो 9 तहसीलें हैं। कितने उपखंड है, 6 उपखंड है और तहसीलें कितनी है, 9 तहसीलों से इसे निर्मित किया गया। उपखंड कौन से हैं, डीग, कुमेर। डीग और कुमेर ये एक ही विधानसभा क्षेत्र है और यहां से एमएलए है विश्वेंद्र सिंह जो राजस्थान के पर्यटन मंत्री भी है। नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी। डीग, कुमेर, नगर, सीकरी, कामा, पहाड़ी ये तो उपखंड है। और तहसीलें कौन सी है, डीग तहसील, जनुथर, कुमेर, राहर, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी ये कुल 9 क्या है, तहसीलों से इसे निर्मित किया गया है। अब अपन डीग की सामान्य रूप से बात करें तो डीग का जो अपन को स्कंद पुराण में नाम मिलता है वो क्या मिलता है, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में डीग का नाम मिलता है वो मिलता है दिर्गापुर। दिर्गापुर डीग को का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है, दिर्गापुर। और डीग की स्थापना किसने की, डीग की स्थापना और इसे राजधानी किसने बनाया, स्थापना व राजधानी किसने बनाया, तो डीग को सबसे पहले भरतपुर की राजधानी और स्थापना करने वाले थे वो थे बदन सिंह। कौन थे, बदन सिंह। बदन सिंह ने इसकी क्या की है, स्थापना। ये राजस्थान का कौन सा जिला है, तो ये 37वां जिला है। सीमा किससे लगती है इसकी, तो इसकी सीमा एक तो लगती है अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा इसकी लगती है वो लगती है यूपी के साथ। और इसकी जिलों के रूप में तो 2 जिलों के साथ सीमा लगती है, एक तो कौन सा है, भरतपुर जिससे ये पृथक हुआ है भरतपुर, दूसरा अलवर। जो डीग जिला है वो पूर्ण रूप से विभाजित किससे हुआ है, तो डीग जिला पूर्ण रूप से विभाजित हुआ है वो है भरतपुर। कौन से जिले से विभाजित हुआ है, भरतपुर। डीग के अंदर प्रमुख स्थल कौन से आते हैं, तो डीग के अंदर अपन प्रमुख स्थल की बात करें तो यहां पर जो डीग के आते हैं, डीग के जल महल, डीग के जल महल और डीग के जल महल के साथ में और यहां पर क्या आता है, डीग के जल महल और डीग का किला। डीग का किला राजस्थान की पर्यटक की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वो है डीग के जल महल और डीग का किला। और इन दोनों का जो निर्माण है, डीग के जल महल और डीग के किले का, वो निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। महाराजा सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या अफलातून भी कहा जाता है। तो निर्माण किसने करवाया इनका, महाराजा सूरजमल ने। जो डीग के जल महल है और यहाँ का किला है, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। ये रहे डीग के जो जल महल है इस रूप में है और पर्यटकों को आकर्षित भी करते हैं पूर्ण रूप से। और डीग के ये जो जल महल है उनका पूर्ण रूप से ये मैप है, साथ में डीग का ये किला भी साथ में प्रदर्शित किया गया है। और डीग में क्या प्रसिद्ध है, डीग में एक मेला लगता है और डीग के मेले का नाम है वो है गंगा दशहरा मेला। कौन सा मेला लगता है यहाँ पर डीग में, तो डीग में मेला लगता है गंगा दशहरा मेला। और गंगा दशहरा मेला जो लगता है वो डीग के किस स्थान में लगता है, वो लगता है कामा। वो कहां पर लगता है, कामा। लगता कब है, तो वो लगता है ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को, दशमी को, ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन यहां पर मेला लगता है, गंगा दशहरा का मेला लगता है। बाकी साथ में पूछा जाता है ज्यादातर कि भोजन थाली का मेला, तो भोजन थाली का जो मेला है वो भी कामा भरतपुर में लगता है। भोजन थाली का मेला, भोजन थाली का मेला कहां पर लगता है, कामा भरतपुर में। कब लगता है, तो वो लगता है भाद्रपद शुक्ला पंचमी।
भाद्रपद शुक्ला पंचमी, वो भी डीग जिले में। भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन कौन सा मेला लगता है? भोजन थाली का मेला। और ये जो मेला दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? तो वो है गंगा दशहरा का मेला। कब लगता है? ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन, कामा डीग जिले के अंतर्गत। और ये जो किला दिखाई दे रहा है ये कौन सा किला है? डीग। ये जो किला है वो कौन सा है? डीग का किला है। डीग का किला, डीग का किला। इस डीग के किले का निर्माण सूरजमल ने करवाया है। इसके चारों ओर ये पानी की पूरी प्राचीर घेरी गई है। और अपन डीग के बारे में और बात करें सामान्य रूप से, तो डीग जिले के अंतर्गत जलवायु कौन सी आती है? जलवायु कौन सी आती है? तो जलवायु यहां पर कौन सी है? तो वो है आर्द्र जलवायु। ये किस जलवायु के अंतर्गत आता है? आर्द्र जलवायु। कृषि जलवायु प्रदेश की दृष्टि से देखें तो कृषि जलवायु, तो कृषि जलवायु कौन से के अंतर्गत आता है? तो ये आता है थर्ड बी। कौन से कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है? तो वो थर्ड बी के अंतर्गत आता है। तो ये डीग है, कृषि जलवायु की दृष्टि से देखें थर्ड बी। मिट्टी पूछे तो यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इस रूप से देखें तो अपन ने सामान्य जानकारी किसकी प्राप्त कर ली है? डीग जिले की जो जानकारी है वो प्राप्त कर ली। डीग जिले की बात करें, डीग जिला 37वां जिला है। घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई है। अधिसूचना 12 अगस्त 2023 को। घोषणा, इसका उद्घाटन है वो 7 अगस्त 2023 को हुआ है। यहाँ पर प्रमुख रूप से इसमें 7 तहसीलें और 9 जो 7 उपखंड और 9 तहसीलें इसमें शामिल है। इसको केवल भरतपुर से अलग किया गया है। इसकी सीमा यूपी के साथ, अलवर और भरतपुर के साथ लगती है। यहाँ पर प्रमुख स्थल तो डीग के जल महल, डीग का किला, ये कामा भरतपुर का जो गंगा दशहरा का मेला है वो प्रमुख, और साथ में भोजन थाली का मेला है। ये डीग के प्रसिद्ध है। और डीग के आसपास का जो क्षेत्र है वो उसमें गोवर्धन पर्वत स्थित है। गोवर्धन पर्वत का जो क्षेत्र है वो भी डीग के अंतर्गत आता है। कुछ भाग जो परिक्रमा है उसमें भरतपुर और डीग का भाग भी आता है। तो अपनी जिला दर्शन की जानकारी इतना ही, आगे नेक्स्ट के लिए अपन पढ़ेंगे।